वेलकम टू तत्संबोध। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। हमने प्रीवियस एक लेक्चर में बात किया था कि पुराने ज़माने और आज के ज़माने में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। वहाँ हमने देखा था कि पुराने ज़माने में रिलीजन यूज्ड टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। धर्म ही कॉन्स्टिट्यूशन के समान था और धर्म में क्योंकि चेंजेस नहीं ला जा सकते तो वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो जाता था। जबकि हमारे मॉडर्न टाइम्स में देखा गया है कि मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर हमें मालूम चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हमारे देश में कई सारे कानून हैं, है ना। तो एक तरह की हायरार्की बनी हुई है कानून के अंदर, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कोई लॉ है तो उसका कुछ ना कुछ काम भी होगा। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनको हमने छोटे मोटे कैटेगराइज किया है। और उसके बाद आखिरी में हमने ये देखने की कोशिश की है कि आखिर एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे साबित होता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी इफेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि इसमें अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन में या किसको कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक वे में अगर उसको डिफाइन करना है तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रूल बुक है जिसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ रहे हैं कि एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, नियम कानून लिखे गए हैं। ठीक है, इसका एक और डिफाइन किया गया है कि ये एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। कहने का अर्थ है कि भारत में इससे बड़ी कोई कानून नहीं है। अब इससे बड़ी कानून का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दूसरा कानून या उसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। वायलेट अगर करते हैं इस स्थिति में क्या होगा? वो मान्य नहीं होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है। पर इतना जरूर है कि इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक बात और कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लॉ होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी लॉ अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करता है उसको ऑर्गेनिक लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है आप बताइए। जैसे कि आपने बहुत सारा देखा ना, इलेक्शन कमीशन है ना, जो कि इलेक्शन कराती है। सीएजी है जो कि ऑडिट करती है। ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन से ही क्रिएट की गई हैं। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में और विस्तृत रूप में देखेंगे, पर ये तो एक मोटा मोटी बात हुई, है ना। अब इसमें क्या है कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और भी कानून हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन उनमें सबसे ऊपर है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या होती हैं तो आप आगे पढ़ेंगे कि स्टैट्यूट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारी संसद या पार्लियामेंट है जो बहुत सारा कानून बनाती है। ठीक है, या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, राज्य में विधानसभा है ना, या विधानमंडल जहाँ दो हाउसेस हैं, तो उन लोगों के द्वारा भी जो कानून बनाया जाता है उसको स्टैट्यूट्स कहते हैं। लेकिन इनके द्वारा बनाया गया कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके आगे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी है, यानी पंचायती राज व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। तो शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत जो कि अपने लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, कानून तो वो भी बनाएंगे, वो भी तो एक तरह का लॉ है, लेकिन क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनमें जो प्रोविजंस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं कर देंगे, वो वायलेट नहीं कर सकते, है ना। उससे सुसंगत होना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस को आप आगे ले जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं जो आगे आप पढ़ेंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन को ही देख लीजिए, तो वो बहुत सारे ऑर्डर्स पास करती है, तो उनका भी इफेक्ट क्या होता है? लॉ की तरह होता है। कोई कोई इंस्ट्रक्शन दे दे, डायरेक्शन दे दे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि असम के जो दूसरे फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें किसी एक एमएलए की गाड़ी में ईवीएम्स मिले हैं, तो वहां पर रिपोलिंग की जा रही है। तो एक तरह का क्या है, ये एक आदेश ही है ना। या हेमंत बिस्व शर्मा, उनको बैन कर दिया गया है 24 घंटे के लिए कि आप पॉल कैंपेन नहीं कर सकते। तो एक तरह का क्या है, ये भी इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, एक फॉर्म ऑफ लॉ ही है। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा है?
कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट करता है? बिल्कुल नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन को ऐसे पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पे कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैं, जिसको किसी ने कानूनी अमली जामा तो नहीं पहनाया है, लेकिन उनका फोर्स ऑफ लॉ ही है। कहने का अर्थ ये है कि उनका जो इफेक्ट है वो एक कानून की तरह है। आप देखिए, जो हमारे यहाँ हिंदू मैरिज में 7 फेरे होते हों, या फिर आप रिचुअल्स को ही ले लीजिए, छठ पूजा में बहुत सारे आपको करने पड़ते हैं कि इसी तरह से होगा, एक पर्टिकुलर वे होता है करने का, या फिर और धर्मों में भी अलग अलग तरह का तरीका होता है किसी चीज़ को परफॉर्म करने का। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो ऐसा उस कम्युनिटी में माना जाता है कि आप इसका उल्लंघन करते हैं, है ना, और आपको हो सकता है बहिष्कृत भी कर दिया जाए, या फिर लोग ताने भी दे सकते हैं, या फिर आपको खुद आत्मग्लानि हो सकती है। तो एक तरह का क्या है, इसका भी इफेक्ट एक लॉ की तरह है। तो आपने देखा कैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, और उनमें एक हायरार्की भी है, एक के ऊपर एक। जैसे कि अब ये कस्टम्स जो भी आपके रिचुअल्स बने हुए हैं, वो पंचायत के द्वारा बनाए कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। पंचायत के द्वारा बनाए गए कानून विधानसभा के बनाए गए कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून पार्लियामेंट के कानून को उल्लंघन नहीं कर सकते। उसी तरह से पार्लियामेंट के भी बनाए गए कानून और ये सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं कर सकते। और इसलिए आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात रही हायरार्की ऑफ लॉज की। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने थोड़ा बहुत जान लिया कि रूल बुक है, तो उसमें कई सारे फंक्शंस भी हैं। वो किस लिए यूटिलाइज होता है, किस तरह से होता है, उस बारे में थोड़ा समझते हैं। बहुत बेसिक्स है, एक एक प्रोविजंस पे तो हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ही शुरुआत है। आप इसमें पढ़ेंगे कि ये एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट कराता है मेंबर्स के बीच। सोसाइटी में हमारे भारत एक समाज है ना, उस समाज में अलग अलग लोगों के बीच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो, ये भी कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी इलेक्शन कराती है, कोई बॉडी ऑडिट करती है, तो इसके दौरान बहुत सारे लोग आम आदमी को फैसिलिटेट कराते हैं, कोई चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आपका इलेक्टोरल रोल्स में नाम लिखवाना है तो कोई ऑफिशियल आएगा, आप जाओगे, तो एक तरह का क्या है, कोऑर्डिनेशन भी है। आप देखते हो जजेस या जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो फैसला सुनाते हैं, तो वहाँ पर वकील, जज और जिन्होंने केस किया है, जिन पर केस किया, वो भी एक इंटरेक्टिव माहौल में काम करते हैं, है ना। दूसरा, सरकारें भी कभी कभी जुडिशरी का हेल्प करती हैं, या फिर जजेस का अपॉइंटमेंट्स में है। तो एक तरह का कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की भावना ये आती कहाँ से, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही निहित है कि किस तरह के स्ट्रक्चर होंगे और उसमें कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन का तरीका होगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। जो आगे इसमें और बातें बताई जाती है कि एक समाज में, जैसे भारतीय समाज है ना, या फिर ये देश है, इसमें किसके पास पावर्स होंगे, है ना। सबके पास तो पावर्स नहीं है लीगली। लॉ के द्वारा किसके यहाँ पावर्स है, जुडिशरी का पावर है कि आपके यहाँ आपको जजमेंट कर सकता है, यानी आप दो लोगों की लड़ाई होती है तो सुलझाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। तो ये इंस्टीट्यूशन कौन कहा, ये पावर किसने दिया जजेस को, ये हमारे संविधान ने ही दिया। या फिर आप गवर्नमेंट को ही ले लीजिए, सरकारों को पावर्स कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो पावर का एलोकेशन ये कहाँ से पता चलता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कोई गॉड गिफ्टेड अभी चीज तो है नहीं, ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ये जब पावर एलोकेट करता है तो पावर का मतलब क्या है, उस पावर को आप यूज कहाँ करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आप कितना कर सकते हैं, है ना, किन किन चीजों पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है, ठीक है। इनफैक्ट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करते होंगे, है ना, पर किस तरह से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, आप कब कब वोट डालेंगे, कितने साल के लिए लोग इलेक्ट होंगे, कैसे फिर से इलेक्शन होगा, सरकारों में मंत्री कौन होंगे, ये सारी बातें कहाँ पे निहित है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही निहित है। जब पावर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी दी जाती है सरकारों को, और उन पे एक लिमिटेशंस रहता है। ऐसा नहीं कि उनको एब्सोल्यूट पावर दिया गया है। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एक तरह का गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें आगे और भी फंक्शन है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमारे यहाँ लिमिट ही क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पुराने जमाने के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीज करने के लिए भी इनेबलिंग क्लॉजेज हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि अब आप देखिए पीडीएस सिस्टम ही है ना, या एजुकेशन ही है।
आप जानते हैं कि कक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष तक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। या फिर राइट टू वर्क, अब तो मनरेगा वाला भी आ गया, 100 दिन का काम देना अनिवार्य हो गया। ये तो एक तरह का क्या चीज़ है, ये जब सरकारें करती हैं तो उन्हें वोट्स मिलता है, ये एक तरह का पॉजिटिव काम है, ये उनको पावर में बने रहने के लिए इफेक्टिव है। तो इस तरह के कई सारे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो ये इनेबल करती हैं सरकारों को कि आप अच्छा काम करिए और उससे आप इनाम पाइए। आपने पहले देखा था कि ऐसे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन के साथ साथ पॉजिटिव चीजें करने के लिए भी अवसर दिए जाते हैं। और भी बातें हैं, आप आगे जाके प्रियम्बल में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ लोगों के बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, है ना, उसको भी फुलफिल करती है सरकारें, जैसे कि सेक्युलरिज्म को मेंटेन करना है या जस्टिस इंश्योर करना है ना। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ST/SC कम्युनिटी के साथ अगर कुछ गलत भावना होती है या फिर छुआछूत की भावना के साथ कुछ आप काम कर रहे हैं तो वो एक एबॉलिश्ड है, अगर वो आप करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, है ना। तो इस तरह का क्या है, ये एक समाज का एस्पिरेशन था कि हमें भी बराबरी का दर्जा दीजिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिनमें ऐसी भी फैसिलिटी है और सरकारें करती हैं इसे, ठीक है। और फंडामेंटल स्तर पे जाइएगा तो एक गवर्नमेंट और लोगों के बीच का रिलेशनशिप को भी कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही, जो कि सिटीजनशिप कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। पर इसका फंडामेंटल बेसिस कहाँ से आता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। तो आप देख रहे हैं कितने तरह का वेरिड फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जब आप फंक्शन जान जाते हैं, जैसे कि आप आम जिंदगी में भी आपको ये करना चाहिए, है ना, ABCD, लेकिन आप कितना कर पाते हैं, है ना। हो सकता है कि जो आपने ABCD प्लानिंग की है उसी में त्रुटि हो, या फिर प्लान को इम्प्लीमेंट जब करने जाते हैं तो जिस सोच के साथ आपने वो प्लान बनाया था उतनी एनर्जी अब नहीं रह पाई, या वो सोच में परिवर्तन आ गया, या फिर कंडीशंस अनुकूल नहीं हुए। बहुत सारे फैक्टर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि आपने जिन गोल्स को लिया था वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। यानी दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस या इसकी सक्सेस कैसे डिटरमिन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस दे देने से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देने से, बहुत सारा जो आपने हम लोगों ने अब तक बात किया वो सिर्फ होने भर से वो सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसा नहीं है, है ना। तो क्या बनाता है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, इस बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जो कि ढेर सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट तो हो नहीं सकता। पहला पॉइंट इसमें है मोड ऑफ प्रोमulgation। ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ही कैसे है, कौन बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। जिन लोगों ने बनाया उनकी अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है तब तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कौन थे, हमारे यहाँ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बहुत सारे नेता जो है ना नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किए थे, है ना। तो उनकी एक पब्लिक के बीच एक इमेज थी, एक क्रेडिबिलिटी थी, जिसको लोग भी विश्वास करते थे कि हाँ यार ये लोग जो करेंगे वो सही ही करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने कैसे डिस्कशन, डिबेट्स, बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स को एसिमुलेट करके इस बुक में एक कॉन्स्टिट्यूशन को निखारा है ना। तो इसके सक्सेसफुल होने के पीछे, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल अगर होना है, तो जो लोग बनाएंगे उस कानून को वो लोग सच में लोगों के लीडर्स होने चाहिए, जो कि भारत में ऐसा था। इस वजह से ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा है, इसलिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक हद तक सक्सेसफुल भी है। दूसरा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को समाज के अलग अलग वर्ग को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, है ना, तभी वो लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। अब जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, बहुत सारे वेरिड कल्चर्स, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्ट, है ना, बहुत सारे रेसेस के लोग रहते हैं। सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानेंगे, है कि नहीं। अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन को फेवर करेगा तो बाकी सेक्शंस नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हर एक सेक्शन के लिए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, रिलीजन बहुत ही टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो हमारे यहाँ मेजरली 6 माइनॉरिटी रिलीजन को कैटेगराइज किया गया है। एक मेजर रिलीजन है हिंदू रिलीजन, बाकी माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं। तो इनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अपने रिलीजियस टेनेट्स का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ताकि उनका दर प्रतिदिन चलता रहे, है ना, वो धूमिल ना हो जाए, या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो ओवर पावर ना कर दे। आप इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ हॉलीडेज होते हैं, है ना, जैसे गुरु नानक जयंती पे भी होती है, बुद्ध पूर्णिमा भी होता है, महावीर जयंती भी होती है और होली का भी होता है।
तो अलग अलग सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर ऐसा होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो मान के चलिए कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक अगली और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है मेजर, उनके बीच एक बैलेंस डिजाइन होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन को बहुत पावरफुल नहीं बना सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, अगर एक इंस्टीट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाएगा तो दूसरे के पावर्स को ऑब्जर्व कर लेगा या फिर अपना प्रभुत्व कायम कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि मेजरली हम दो चीज़ में कन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ देखते हैं, एक सरकारें जो गवर्नमेंट बनती है और दूसरा जुडिशियरी। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। सरकार कोई भी कानून बना सकती है, अच्छी बात है, लेकिन उस कानून को रिव्यू भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार बनाया है कि नहीं, जिन तरीकों से ये बनाया जाना चाहिए उस तरीके से बनाया है कि नहीं, कहीं राज्यों के पावर्स तो आप नहीं छीन रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जुडिशरी को भी उतना पावर दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि इंस्टीट्यूशन के बीच एक जितना बढ़िया बैलेंस होगा उतनी बढ़िया सरकारें चलेंगी और देश में उस तरह से कानून का राज होगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का कानून है तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन के बीच अच्छा खासा हेल्दी बैलेंस हो। ठीक है, इसमें अगली बात ये कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है ना, और हमने पहले भी बात किया एक लेक्चर में कि ये मैन मेड है, यानी इसमें समय समय पर चेंजेज आते रहते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में अब तक 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बाद वाली सरकारें बहुत ही अथॉरिटेरियन हो गई, अपने मन की मर्जी कर रही है, ऐसा नहीं है। आप जब अंबेडकर साहब वो लोग बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त ही ये डिबेट हुआ था कि आने वाली जो भी सरकारें रहेंगी वो उस समय के लोगों का मत रिफ्लेक्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 50 साल पुरानी जो बातें लेकर बैठे हैं तो फिर हमारी पुरानी जो चली आ रही थी रिलीजन बेस्ड सोसाइटी, उसमें और आज के मॉडर्न सोसाइटी में क्या अंतर रह जाएगा। तो डायनामिज्म लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाली सरकारें उसमें अपने अनुसार चेंजेस करते रहें। पर यह भी बात जरूरी है कि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिनका बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना भी जरूरी है, वो इतनी आसानी से चेंज ना हो, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल बना देंगे तो क्या होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। आज आप कह रहे हैं कि ठीक है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन है, लेकिन कल गए अचानक से आप चेंज कर देंगे उस तरह के प्रोविजंस को, तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे विश्वास उठ जाएगा। एक बार जब कानून में लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो इस देश को एकजुट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ माइनॉरिटी की ही बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ निकाल के आई है, बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है, जिसमें कहा गया है कि हमारे संविधान के कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि आत्मा है हमारे संविधान की, है ना, जिस पे देश टिका हुआ है। अगर उस चीज़ को छेड़छाड़ किया गया तो ये पूरा बिखर जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। और कहने का अर्थ ये है कि अगर एक हेल्दी बैलेंस रहा दोनों में तो मान के चलिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। इसके आगे हम जब भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू।